अध्याय 23। मैथ्यू से मिलने से पहले मेरे जीवन में एक भी अतिरिक्त तत्व के लिए जगह नहीं थी, खासकर 1500 साल पुराने पिशाच जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए। लेकिन जब मैं नहीं देख रहा था तो वह अज्ञात खाली जगहों पर खिसक गया था। अब जब वह चला गया था तो मुझे उसकी अनुपस्थिति का बहुत एहसास था। जब मैं वॉच टावर की छत पर बैठा था तो मेरे आंसुओं ने उसके लिए लड़ने के मेरे दृढ़ संकल्प को कम कर दिया। जल्द ही हर जगह पानी भर गया। मैं पानी के एक गड्ढे में बैठा था और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। आसमान में बादल छाए होने के बावजूद बारिश नहीं हो रही थी। मुझसे पानी निकल रहा था। मेरे आंसू सामान्य रूप से गिरे, लेकिन जब वे बर्फ के गोले के आकार के गोलों में गिरे तो वे बढ़ गए और वॉच टावर की पत्थर की छत पर छपाक से गिरे। मेरे बाल मेरे कंधों पर पानी की चादरों में लिपटे हुए थे जो मेरे शरीर के वक्रों पर बह रहे थे। मैंने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला क्योंकि मेरे चेहरे पर बहता पानी मेरी नाक को बंद कर रहा था और पानी एक धार में बह निकला जिसका स्वाद समुद्र जैसा था। नमी की एक परत के माध्यम से मार्थे और यसब्यू मुझे देख रहे थे। मार्थे का चेहरा गंभीर था। यसब्यू के होंठ हिल रहे थे, लेकिन 1000 समुद्री सीपों की गर्जना के कारण उसे सुनना असंभव हो गया था। मैं खड़ा था, उम्मीद कर रहा था कि पानी रुक जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मैंने उन दोनों महिलाओं से कहने की कोशिश की कि वे पानी को मेरे दुख और मैथ्यू की याद के साथ बहा ले जाएं, लेकिन इससे सिर्फ समुद्र का एक और झोंका निकला। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि इससे पानी मुझसे दूर हो जाएगा। मेरी उंगलियों से और भी पानी बहने लगा। इस इशारे ने मुझे मेरी माँ की उस बांह की याद दिला दी जो मेरे पिता की ओर बढ़ रही थी, और लहरें बढ़ गईं। जैसे जैसे पानी बहता गया, मेरा नियंत्रण और भी कम होता गया। डोमेनिको के अचानक प्रकट होने से मैं उससे कहीं ज्यादा डर गया था जितना मैं स्वीकार करने को तैयार था। मैथ्यू चला गया था और मैंने उसके लिए उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता था और जिन्हें मैं नहीं समझता था। अब ये स्पष्ट था कि मैथ्यू का अतीत केवल आग की रोशनी, शराब और किताबों के घरेलू तत्वों से बना नहीं था। नहीं, ये केवल एक वफादार परिवार की सीमाओं के भीतर ही सामने आया था। डोमेनिको ने किसी ऐसी चीज की ओर इशारा किया था जो दुश्मनी, खतरे और मौत से भरी हुई थी। थकावट ने मुझे अनदेखा कर दिया और पानी ने मुझे पानी में खींच लिया। थकान के साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। मैं नश्वरता और उस तत्व के बीच में फंसी हुई थी जो अपने भीतर एक विशाल, समझ से परे शक्ति का वादा कर रहा था। अगर मैं पानी के बहाव के आगे समर्पण कर देती तो डायना बिशप नहीं रहती। इसके बजाय मैं पानी बन जाती, कहीं नहीं, हर जगह, अपने शरीर और दर्द से मुक्त। मुझे खेद है, मैथ्यू। मेरे शब्द एक बुदबुदाहट से अधिक कुछ नहीं थे क्योंकि पानी ने अपना अथक काम शुरू कर दिया था। यसब्यू मेरी ओर बढ़ी और मेरे दिमाग में एक तेज दरार की आवाज आई। उसे दी गई मेरी चेतावनी अलीदाल की लहर की तरह शोर में खो गई। हवाएं मेरे पैरों के चारों ओर उठीं, पानी को तूफान में बदल दिया। मैंने अपनी बाहें आसमान की ओर उठाईं, पानी और हवा ने खुद को एक फनल में आकार दिया जिसने मेरे शरीर को घेर लिया। मार्थे ने यसब्यू की बांह पकड़ ली, उसका मुंह तेजी से हिल रहा था। मैथ्यू की मां ने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, उसके मुंह से नहीं शब्द निकला, लेकिन मार्थे ने उसे थामे रखा, उसे स्थिर भाव से देखती रही। कुछ पलों के बाद यसब्यू के कंधे झुक गए। वह मेरी ओर मुड़ी और गाना शुरू कर दिया। भयावह और तड़पती हुई, उसकी आवाज पानी में घुस गई और मुझे दुनिया में वापस बुला लिया। हवाएं धीमी पड़ने लगीं। डे क्लेरमोंट ध्वज, जो इधर उधर घूम रहा था, फिर से अपनी धीमी गति से हिलने लगा। मेरी उंगलियों से पानी का झरना धीमा होकर नदी में बदल गया, फिर एक छोटी सी धारा में बदल गया और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। मेरे बालों से बहने वाली लहरें कम होकर उफान में बदल गईं और फिर वे भी गायब हो गईं। अंत में मेरे मुंह से आश्चर्य की एक आह के अलावा कुछ नहीं निकला। मेरी आंखों से गिरते पानी की गेंदें गायब होने वाले विछवटा के अंतिम निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे वे मेरे अंदर से गुजरने वाली इसकी शक्ति का पहला संकेत थे। मेरे जल प्रलय के अवशेष क्रेनेलेटेड दीवारों
के आधार पर छोटे छोटे छिद्रों की ओर बह रहे थे। बहुत दूर, बहुत नीचे, पानी आंगन के बजरी के मोटे बिस्तर पर छलक रहा था। जब पानी की आखिरी बूंद भी मुझ पर से निकल गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कद्दू की तरह बाहर निकल आया हूँ, और ठंड भी बहुत लग रही थी। मेरे घुटने मुड़ गए और पत्थर पर जोर से टकराने लगे। भगवान का शुक्र है, यशब्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम उसे लगभग खो ही चुके थे। मैं थकावट और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। दोनों महिलाएं मुझ पर झपट पड़ीं और मुझे उठाकर मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। उन्होंने मेरी कोहनी पकड़ी और मुझे सीढ़ियों की घुमावदार उड़ान से इतनी तेजी से नीचे उतारा कि मैं कांपने लगा। हॉल में पहुंचने के बाद मार्थे मैथ्यू के कमरे की ओर चली गईं और यशब्यू विपरीत दिशा में चली गईं। मेरे तो नज़दीक हैं, मैथ्यू की मां ने तीखी आवाज में कहा। वो उसके करीब रहकर सुरक्षित महसूस करेगी, मार्थे ने कहा। यशब्यू ने झल्लाहट भरी आवाज में स्वीकार किया। मैथ्यू की सीढ़ियों के नीचे यशब्यू ने रंगीन वाक्यांशों की एक श्रृंखला को जोर से बोला जो उसके नाजुक मुंह से आने पर पूरी तरह से असंगत लग रहा था। मैं उसे उठाऊंगी, उसने कहा जब वह अपने बेटे, प्रकृति की शक्तियों, ब्रह्मांड की शक्तियों और संदिग्ध माता पिता के कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों को कोसना समाप्त कर चुकी थी जिन्होंने टॉवर के निर्माण में भाग लिया था। यशब्यू ने मेरे बहुत बड़े शरीर को आसानी से उठा लिया। उसे इन सीढ़ियों को इतना घुमावदार और दो अलग अलग उड़ानों में क्यों बनाना पड़ा, यह मेरी समझ से परे है। मार्थे ने मेरे गीले बालों को यशब्यू की कोहनी के मोड़ में समेटा और कंधे उचका दिए। बेशक, इसे और कठिन बनाने के लिए उसने हमेशा चीजों को और कठिन बनाया है, अपने लिए और बाकी सबके लिए भी। देर दोपहर में मोमबत्तियां जलाने के लिए किसी ने ऊपर आने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आग अभी भी सुलग रही थी और कमरे में कुछ गर्माहट बनी हुई थी। मार्थे बाथरूम में गायब हो गई और बहते पानी की आवाज ने मुझे चिंता में अपनी उंगलियों की जांच करने पर मजबूर कर दिया। यशब्यू ने दो बड़े लकड़ियों को ग्रेट पर फेंका जैसे कि वे जलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। एक का एक लंबा कांटा जलने से पहले ही तोड़ दिया। उसने कोयले को आग में झोंक दिया और फिर कुछ सेकंड के अंतराल में 1 दर्जन मोमबत्तियां जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उनकी गर्म चमक में उसने मुझे सिर से पैर तक उत्सुकता से देखा। अगर तुम बीमार हो गए तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, उसने कहा, मेरे हाथ उठाकर मेरे नाखूनों की जांच की। वे फिर से नीले हो गए थे, लेकिन बिजली से नहीं। अब वे ठंड से नीले हो गए थे और जादू के पानी से झुर्रीदार हो गए थे। उसने उन्हें अपनी हथेलियों के बीच जोर से रगड़ा। मैं अभी भी इतना कांप रहा था कि मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने अपने हाथों को पीछे खींच लिया और अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी गर्मी को बचाने की कोशिश में खुद को गले लगा लिया। यशब्यू ने बिना किसी औपचारिकता के मुझे फिर से उठाया और बाथरूम में ले गया। उसे अब वहां जाने की जरूरत है, यशब्यू ने रूखेपन से कहा। कमरा भाप से भरा हुआ था और मार्थे ने मेरे कपड़े उतारने में मदद करने के लिए स्नानघर से बाहर आकर कहा। जल्द ही मैं नंगा हो गया और वे दोनों मुझे गर्म पानी में उठा रहे थे। दोनों बगलों में एक ठंडा, पिशाच जैसा हाथ था। पानी की गर्मी का झटका, मेरी त्वचा बहुत ज्यादा ठंडी थी। चिल्लाते हुए मैंने मैथ्यू के गहरे बाथटब से खुद को खींचने की कोशिश की। शश, यशब्यू ने मेरे बालों को मेरे चेहरे से दूर रखते हुए कहा, जबकि मार्थे ने मुझे वापस पानी में धकेल दिया। ये तुम्हें गर्म कर देगा, हमें तुम्हें गर्म करना चाहिए। मार्थे टब के एक छोर पर पहरेदार की तरह खड़ी थी और यशब्यू दूसरे छोर पर खड़ी थी। वह सुखदायक आवाजें फुसफुसा रही थी और अपनी सांसों में धीरे से गुनगुना रही थी। कंपन बंद होने में बहुत समय लग गया। एक समय मार्थे ने ओसिटान भाषा में कुछ कहा जिसमें मार्कस का नाम भी शामिल था। यशाब्यू और मैंने एक ही क्षण में नहीं कह दिया। बेटा ठीक हो जाएगा, मार्कस को मत बताना कि क्या हुआ। मैथ्यू को जादू के बारे में पता नहीं होना चाहिए, अभी नहीं, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। हमें आपको गर्म करने के लिए बस कुछ समय चाहिए। यशब्यू शांत लग रही थी, लेकिन वह चिंतित दिख रही थी। धीरे धीरे गर्मी ने मेरे शरीर पर विछवटा चवौटा के असर को उल्टना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे मेरा शरीर ठंडा होता गया, मार्थे टब में ताज़ा गर्म पानी डालती रही। यसब्यू ने खिड़की के नीचे से एक घड़ा उठाया और उसे बाथटब में डुबोया, मेरे सिर और कंधों पर गर्म पानी डाला। जब मेरा सिर गर्म हो गया, तो उसने उसे एक तौलिए में लपेटा और मुझे पानी में थोड़ा नीचे धकेल दिया। भिगो, उसने आदेश दिया। मार्थे बाथरूम और बेडरूम के बीच कपड़े और तौलिए लेकर भागती रही। वह मेरे पजामा की कमी और सोने के लिए लाए गए पुराने योगा कपड़ों पर नाराज थी। उनमें से कोई भी उसकी गर्मी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया। यसब्यू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरे गालों और सिर के ऊपरी हिस्से को महसूस किया। उसने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे टब से बाहर निकलने दिया। मेरे शरीर से गिरता पानी मुझे वॉच टावर की छत की याद दिलाता था, और मैंने तत्व के कपटी खिंचाव का विरोध करने के लिए अपने पैर की उंगलियों को फर्श में दबा दिया। मार्थे और यसब्यू ने मुझे आग के पास से ताज़ा तौलियों में लपेटा, जिसमें लकड़ी के धुएं की हल्की गंध आ रही थी। बेडरूम में उन्होंने किसी तरह मुझे सुखाने में कामयाबी हासिल की, बिना मेरे शरीर का 1 इंच भी हिस्सा हवा में उजागर किए। मुझे तौलियों के अंदर इस तरह से घुमाया जब तक कि मुझे अपने शरीर से गर्मी का एहसास नहीं होने लगा। दूसरे तौलिए के खुरदुरे स्ट्रोक मेरे बालों को खरोंच रहे थे, इससे पहले कि मार्थे की उंगलियां बालों के बीच से गुजरती और उन्हें मेरे सिर के खिलाफ एक लड़ाई की चोटी में घुमाती। यसब्यू ने गीले तौलियों को आग के पास एक कुर्सी पर फेंक दिया, जबकि मैंने उन्हें कपड़े पहनने के लिए फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्राचीन लकड़ी और बढ़िया असबाब के साथ उनके संपर्क की कोई परवाह नहीं थी। अब मैं पूरी तरह से कपड़े पहने हुए बैठ गया और बिना सोचे समझे आग को घूरने लगा। मार्थे बिना कुछ कहे महल के निचले इलाकों में गायब हो गई और छोटे छोटे सैंडविच की ट्रे और हर्बल चाय की भाप से भरी पॉट लेकर वापस आ गई। तुम खाओगे? अभी। यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश था। मैंने एक सैंडविच को अपने मुंह के पास लाया और उसके किनारों को कुतरने लगा। मेरे खाने की आदतों में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मार्थे की आंखें सिकुड़ गईं। खाओ। खाने का स्वाद चूरा जैसा था, लेकिन फिर भी मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। जब मैंने 2 छोटे सैंडविच निगल लिए, तो मार्थे ने मेरे हाथों में एक मग थमा दिया। उसे मुझे पीने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी। गर्म तरल मेरे गले से नीचे चला गया और पानी के नमकीन अवशेषों को अपने साथ ले गया। क्या वह जादू का पानी था? मेरे अंदर से निकल रहे उस पानी की याद से मैं कांप उठी। यसब्यू, जो खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे में बाहर देख रही थी, सामने वाले सोफे की ओर चली गई। हाँ, उसने कहा, यह एक बहुत अच्छा समय रहा है। हालांकि बहुत समय हो गया है जब हमने इसे इस तरह से सामने आते देखा है। भगवान का शुक्र है कि यह सामान्य तरीका नहीं था। मैंने चाय का एक और घूंट निगलते हुए धीरे से कहा। आजकल ज्यादातर चुड़ैलें इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि वे जादू का पानी खींच सके जैसा कि तुमने किया था। वे तालाबों में लहरें बना सकती हैं और बादल होने पर बारिश करा सकती हैं। वे पानी नहीं बन जाती। यसब्यू मेरे सामने बैठी थी और स्पष्ट जिज्ञासा के साथ मुझे देख रही थी। मैं पानी बन चुका था। ये जानते हुए कि अब यह आम बात नहीं रही, मैं असुरक्षित और भी अकेला महसूस करने लगा। एक फ़ोन बजा। यसब्यू ने अपनी जेब से एक छोटा लाल फ़ोन निकाला, जो उसकी गोरी त्वचा और क्लासिक पीले रंग के कपड़ों के साथ असामान्य रूप से चमकीला और हाईटेक लग रहा था। क्या? अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम वहाँ हो और सुरक्षित हो। उसने शिष्टाचार के नाते मुझसे अंग्रेजी में बात की और मेरी ओर सिर हिलाया। हाँ, वह ठीक है। वह खाना खा रही है। वह खड़ी हुई और मुझे फ़ोन थमा दिया। मैथ्यू तुमसे बात करना चाहता है। डायना। मैथ्यू को मुश्किल से सुनाई दे रहा था। हाँ, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था कि मैं ज़्यादा कुछ कह पाऊंगा, इस डर से कि कहीं शब्द बाहर न निकल जाएं। उसने राहत भरी आवाज़ में कहा, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम ठीक हो। तुम्हारी माँ और मार्थे मेरी अच्छी देखभाल कर रही हैं, और मैंने महल में बाढ़ नहीं ला दी। मैंने सोचा, तुम थक गए हो। हमारे बीच की दूरी उसे चिंतित कर रही थी, और वह हमारी बातचीत की हर बारीकियों से अवगत था। लाम, यह एक लंबा दिन रहा है। सो जाओ, फिर उसने कहा।
उसका स्वर अप्रत्याशित रूप से कोमल था। मेरी आंखें अचानक आंसुओं की चुभन से बंद हो गईं। आज रात मुझे बहुत कम नींद आएगी। मैं इस बात से बहुत चिंतित था कि वो मुझे बचाने के लिए किसी अधूरे, वीरतापूर्ण प्रयास में क्या कर सकता है। क्या आप प्रयोगशाला गए हैं? मैं अब वहां जा रहा हूँ। मार्कस चाहता है कि मैं हर चीज को ध्यान से देखूं और सुनिश्चित करूं कि हमने सभी जरूरी सावधानियां बरती हैं। मिरियम ने घर की सुरक्षा भी जांच ली है। उसने सहज विश्वास के साथ आधा सच बताया, लेकिन मैं समझ गया कि यह क्या था। चुप्पी तब तक खींचती रही जब तक कि यह असहज नहीं हो गई। ऐसा मत करो, मैथ्यू। कृपया नॉक्स के साथ बातचीत करने की कोशिश मत करो। ऑक्सफोर्ड लौटने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप सुरक्षित हैं। तो फिर कहने को कुछ नहीं है। तुमने फैसला कर लिया है। एल ने भी फैसला कर लिया है। इरेट्यूम ने यसब्यू को फोन लौटा दिया। वह भौचक्की रह गई। उसकी ठंडी उंगलियां उसे मेरी पकड़ से खींच रही थीं। यसब्यू ने अपने बेटे को अलविदा कहा। उसका जवाब सिर्फ एक अस्पष्ट ध्वनि के रूप में सुनाई दे रहा था। उसे विचवटा के बारे में न बताने के लिए धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा जब उसने फोन काट दिया। ये कहानी तुम्हें बतानी है, मुझे नहीं। यसब्यू चिमनी की ओर चला गया। मैं ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आती। अब बिजली क्यों निकल रही है? पहले हवा थी, फिर दृश्य और अब पानी भी। मैं कांप उठा। किस तरह के दर्शन? यसब्यू ने पूछा। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। क्या मैथ्यू ने तुम्हें नहीं बताया? मेरे डीएनए में ये सब है जो उन्होंने शुरू किया है। जादू, मैंने कहा, शब्द पर ठोकर खाते हुए। इसमें परीक्षण गर्म हो गए। वहाँ दर्शन हो सकते हैं और मैथ्यू मुझे कभी नहीं बताएगा कि आपके खून ने क्या खुलासा किया है, निश्चित रूप से आपकी अनुमति के बिना नहीं, और शायद आपकी अनुमति के बिना भी नहीं। मैंने उन्हें यहाँ महल में देखा है, टी ने झिझकते हुए कहा। आपने उन्हें नियंत्रित करना कैसे सीखा? मैथ्यू ने तुम्हें बताया था कि पिशाच बनने से पहले मुझे स्वप्न आते थे। यसब्यू ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम कोई डायन थी? शायद इसी से पता चलता है कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। एक चुड़ैल नहीं। मैथ्यू को आश्चर्य है कि क्या मैं एक दानव था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं एक साधारण इंसान था। उनके पास अपने दूरदर्शी भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीव ही इस तरह से धन्य और शापित होते हैं। क्या आप कभी अपनी दूसरी दृष्टि को नियंत्रित करने और उसका पूर्वानुमान लगाने में कामयाब रहे? यह आसान हो जाता है। गर्मी के संकेत हैं। वे सूक्ष्म हो सकते हैं, लेकिन आप सीखेंगे। मार्थे ने भी मेरी मदद की। मार्थे के अतीत के बारे में मेरे पास यही एकमात्र जानकारी थी। पहली बार नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि इन दोनों महिलाओं की उम्र कितनी थी और भाग्य ने उन्हें एक साथ कैसे ला दिया। मार्थे अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। टीसी, उसने यसब्यू को एक कोमल, सुरक्षात्मक नज़र से देखते हुए कहा। अगर आप बिना लड़े दृश्यों को अपने अंदर से गुजरने देते हैं तो यह आसान होता है। मैं इतना सदमे में हूँ कि लड़ नहीं सकता। मैंने सैलून और लाइब्रेरी के बारे में सोचते हुए कहा। यसब्यू ने कहा, शरीर का झटका प्रतिरोध करने का तरीका है। आपको आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप कवच पहने शूरवीरों और उन महिलाओं के चेहरे देखते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं, और साथ ही आपके अपने अतीत के दृश्य भी देखते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। जम्हाई के साथ मेरा जबड़ा फट गया। तुम इतनी थक गई हो कि अब इस बारे में सोच भी नहीं सकती। यसाबेओ खड़ी हो गई। मैं सोने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से एक और जम्हाई को दबा दिया। उसने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा, जैसे कोई सुंदर बास खेत के चूहे को ध्यान से देख रहा हो। यसब्यू की नज़र शरारती हो गई। बिस्तर पर जाओ, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने मैथ्यू को कैसे बनाया। उसका प्रस्ताव इतना लुभावना था कि मैं उसे ठुकरा नहीं सका। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने मुझसे कहा था। उसने एक कुर्सी खींची और मार्थे बर्तन और तौलिए समेटने में व्यस्त हो गई। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? उसने खुद को कुर्सी पर सीधा किया और मोमबत्तियों की लपटों में घूरने लगी। मैं कहानी के अपने हिस्से से शुरू नहीं कर सकती,
लेकिन यहाँ गांव में उसके जन्म से शुरू करना होगा। मुझे वह एक बच्चे के रूप में याद है, आप जानते हैं। उसके पिता और माँ तब आए जब फिलिप ने क्लोविस के राजा होने पर इस भूमि पर निर्माण करने का फैसला किया। यही एकमात्र कारण है कि गांव यहाँ है। ये वह जगह थी जहाँ किसान और शिल्पकार रहते थे जिन्होंने चर्च और महल बनाया था। तुम्हारे पति ने ये स्थान क्यों चुना? तकिए पर टिकी हुई, बिस्तर के नीचे घुटनों को मुड़कर छाती से सटाकर बैठी हुई। क्लोविस ने उसे जमीन देने का वादा किया था, इस उम्मीद में कि इससे फिलिप को राजा के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे पति हमेशा दोनों पक्षों को बीच में ही उलझा देते थे। यूसेबियू ने उदास होकर मुस्कुराया। हालांकि बहुत कम लोगों ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ा था। क्या मैथ्यू के पिता किसान थे? किसान? यूसेबियू ने आश्चर्य से देखा। नहीं, वो बड़ा ही था। मैथ्यू भी ऐसा ही था इससे पहले कि वो पत्थर तराशने का काम करने लगे। एक राजमिस्त्री। टावर के सभी पत्थर इतनी आसानी से एक साथ फिट हो गए कि उन्हें मोटा की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ओल्ड लॉज गेट हाउस में अजीबोगरीब खस्ताहाल चिमनियां थीं जिन्हें बनाने में मैथ्यू को बस किसी कारीगर को अपना हाथ आजमाने देना था। उसकी लंबी, तीखी उंगलियां इतनी मजबूत थीं कि वे सीप के खोल को मोड़कर खोल सकती थीं या चेस्टनट को तोड़ सकती थीं। मैथ्यू का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया, जो योद्धा, वैज्ञानिक और दरबारी के बगल में बिल्कुल फिट बैठता था। और वे दोनों महल पर काम करते थे। ये महल नहीं, यूसेबियू ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा। ये मैथ्यू की ओर से एक उपहार था, जब मैं उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर होने पर दुखी थी जिसे मैं प्यार करती थी। उसने अपने पिता द्वारा बनाए गए किले को गिरा दिया और उसकी जगह एक नया किला बनवाया। उसकी हरी काली आंखें खुशी से चमक उठीं। फिलिप गुस्से में था। लेकिन बदलाव का समय आ गया था। पहला महल लकड़ी से बना था और भले ही वर्षों में पत्थर जोड़े गए थे, लेकिन ये थोड़ा जर्जर था। मेरा मन 6वीं शताब्दी में प्रथम किले और उसके गांव के निर्माण से लेकर 13वीं शताब्दी में मैथ्यू टॉवर तक की घटनाओं की समयरेखा को समझने की कोशिश कर रहा था। यूसेबियू की नाक अरुचि से सिकुड़ गई। फिर जब वो घर लौटा और परिवार के इतने करीब नहीं रहना चाहता था, तो उसने ये टावर पीछे की तरफ लगा दिया। मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। यह एक रोमांटिक छोटी सी बात लगती थी, लेकिन यह उसकी इच्छा थी और मैंने उसे ऐसा करने दिया। उसने कंधे उचका दिए। बहुत मज़ेदार टावर। इससे महल की रक्षा करने में कोई मदद नहीं मिली। उसने यहाँ पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा टावर बना लिए थे। यूसेबियू ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा, जो आंशिक रूप से 21वीं सदी में ही प्रतीत हो रही थी। मैथ्यू का जन्म गांव में हुआ था। वो हमेशा से ही बहुत होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। वो अपने पिता को पागल कर देता था, उनके पीछे पीछे महल में जाता और औजार, लकड़ियां और पत्थर उठाता। बच्चे उस समय अपने काम जल्दी सीख जाते थे, लेकिन मैथ्यू बहुत होशियार था। जब तक वह खुद को चोट पहुंचाए बिना कुल्हाड़ी पकड़ना सीखता, तब तक उसे काम पर लगा दिया गया। मेरी कल्पना में एक 8 वर्षीय मैथ्यू, जिसके लंबे पैर और भूरी हरी आंखें थीं, पहाड़ियों पर दौड़ रहा था। हाँ, वह मुस्कुराई, मेरे अनकहे विचारों से सहमत होते हुए। वह वास्तव में एक सुंदर बच्चा था, एक सुंदर युवक भी। मैथ्यू असामान्य रूप से था। उस समय वह काफी लंबा था, हालांकि अब वो उतना लंबा नहीं था जितना पिशाच बनने के बाद हो गया था। और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब था। वो हमेशा ये दिखावा करता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है या छत की इस बीम या उस नींव के बारे में उसे कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मैथ्यू द्वारा बताई गई झूठी कहानियों पर फिलिप हमेशा यकीन करता था। यूसेबियू की आवाज में दया थी। मैथ्यू के पहले पिता की मृत्यु तब हुई जब वो किशोरावस्था में था, और उसकी पहली माँ की मृत्यु तब तक कई साल हो चुके थे। वह अकेला था और हमें इस बात की चिंता थी कि वो किसी ऐसी महिला को ढूंढे जिसके साथ वह घर बसा सके और परिवार शुरू कर सके। और फिर उसकी मुलाकात ब्लैंका से हुई। यूसेबियू ने रुककर कहा, उसकी नज़र समतल और बिना किसी द्वेष के थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि वह महिलाओं के प्यार से रहित था। यह एक कथन था, सवाल नहीं। मार्थे ने यूसेबियू को एक बुरी नज़र से देखा लेकिन चुप रही। बिल्कुल नहीं,
मैंने शांति से कहा, हालांकि मेरा दिल भारी हो रहा था। ब्लेंका गांव में नई थी। वह एक मास्टर राजमिस्त्री की नौकर थी जिसे फिलिप ने रवेना से पहला चर्च बनाने के लिए लाया था। वो अपने नाम के अनुसार गोरी थी, उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी आंखें वसंत के आसमान के रंग की थीं और बाल सुनहरे रंग के थे। जब मैं मैथ्यू का कंप्यूटर लेने गया तो मेरे सपनों में एक पीली, खूबसूरत महिला दिखाई दी। ब्लांका के बारे में यसाबेउ का वर्णन उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, है न? मैंने फुसफुसाकर कहा। यसाबेउ की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, उसने ऐसा किया। मुझे पता है। मैंने उसे तब देखा था जब मैथ्यू के कवच ने उसके अध्ययन कक्ष में प्रकाश को पकड़ा था। मार्थे ने गर्मजोशी से आवाज निकाली, लेकिन यसाबेउ ने जारी रखा। कभी कभी ब्लेंका इतनी नाजुक लगती थी कि मुझे डर लगता था कि कुएं से पानी खींचते या सब्जियां तोड़ते समय वह टूट जाएगी। मेरा मैथ्यू उस नाजुक चीज की ओर आकर्षित था, मुझे लगता है। उसे हमेशा नाजुक चीजें पसंद रही हैं। यसाबेउ की नज़रें मेरे नाजुक रूप पर टिकी थीं। वे शादीशुदा थे। जब मैथ्यू 25 साल का हुआ और परिवार का भरण पोषण कर सकता था। ब्लेंका सिर्फ 19 साल की थी। वे निश्चित रूप से एक सुंदर जोड़ा थे। मैथ्यू के अंधेरे और ब्लेंका की पीली सुंदरता के बीच बहुत गहरा अंतर था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी खुशहाल थी। लेकिन ऐसा लगता था कि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। ब्लेंका का बार बार गर्भपात हो गया था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उनके घर के अंदर कैसा लगता होगा। अपने शरीर के इतने सारे बच्चों को सांस लेने से पहले मरते हुए देखना। मुझे यकीन नहीं था कि पिशाच रो सकते हैं। हालांकि मुझे सैलून में अपने पिछले दर्शन से यसाबेउ के गाल पर खून से सना आंसू याद है। हालांकि बिना आंसुओं के भी वह अब ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रही हो। उसके चेहरे पर पछतावे का मुखौटा था। आखिरकार इतने सालों की कोशिशों और असफलताओं के बाद ब्लेंका गर्भवती हो गई। ये 531 था। ऐसा ही साल था। दक्षिण में एक नया राजा था और युद्ध फिर से शुरू हो गए थे। मैथ्यू खुश दिखने लगा, मानो उसे उम्मीद थी कि यह बच्चा बच जाएगा। और ऐसा हुआ भी। लुकास का जन्म शरद ऋतु में हुआ और उसका बपतिस्मा उस अधूरे चर्च में हुआ जिसे मैथ्यू बनाने में मदद कर रहा था। ब्लेंका के लिए यह एक कठिन जन्म था। दाई ने कहा कि वो उसका आखिरी बच्चा होगा। हालांकि मैथ्यू के लिए लुकास ही काफी था और वह अपने पिता की तरह ही था। उसकी काली कुरी और नुकीली थोड़ी और लंबी टांगें। ब्लेंका और लुकास का क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। मैथ्यू के पिशाच में तब्दील होने में हमें सिर्फ 6 साल ही हुए थे। कुछ तो हुआ होगा, वरना वह कभी भी यसाबेउ को अपनी जिंदगी के बदले नई जिंदगी नहीं देता। मैथ्यू और ब्लेंका ने अपने बेटे को बढ़ते और फलते फूलते देखा। मैथ्यू ने लकड़ी के बजाय पत्थर का काम करना सीखा था और यहाँ से लेकर पेरिस तक के सरदारों के बीच उसकी बहुत मांग थी। फिर गांव में बुखार आया। हर कोई बीमार पड़ गया। मैथ्यू बच गया। ब्लेंका और लुकास नहीं बचे। ये 536 में हुआ था। पिछला साल अजीब था। बहुत कम धूप थी और सर्दियां बहुत ठंडी थीं। जब वसंत आया तो बीमारी भी आई और ब्लेंका और लुकास को ले गई। क्या गांव वालों को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि आप और फिलिप स्वस्थ कैसे रहे? बेशक, लेकिन तब इसके लिए आज की तुलना में ज्यादा स्पष्टीकरण थे। ये सोचना आसान था कि भगवान गांव से नाराज हैं या किला शापित है, बजाय इसके कि यह सोचा जाए कि मंजसांग उनके बीच रह रहे थे। मरजासांग। मैंने भी यसाबेउ की तरह अपने मुंह में शब्दों को घुमाने की कोशिश की। ये पिशाच रक्त खाने वाले के लिए पुरानी भाषा का शब्द है। ऐसे लोग थे जो सच्चाई पर संदेह करते थे और आग के पास फुसफुसाते थे। लेकिन उन दिनों ओस्ट्रोगोथ योद्धाओं की वापसी मंजासांग अधिपति की तुलना में कहीं अधिक भयावह संभावना थी। फिलिप ने गांव वालों से वादा किया था कि अगर हमलावर वापस आए तो वह उनकी रक्षा करेगा। इसके अलावा हमने ये तय किया था कि घर के करीब कभी भी भोजन नहीं करेंगे, उसने विनम्रता से समझाया। ब्लेंका और लुकास के चले जाने के बाद मैथ्यू ने क्या किया? वह दुखी था। मैथ्यू को कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा था। उसने खाना बंद कर दिया।
वो कंकाल की तरह लग रहा था और गांव के लोग मदद के लिए हमारे पास आए। मैंने उसे खाना दिया, यसब्यू ने मार्थे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, और उसे खाना खिलाया और उसके साथ तब तक चला जब तक कि वह इतना बेचैन नहीं हो गया। जब वह सो नहीं पाता था तो हम चर्च जाते थे और ब्लैंका और लुकास की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते थे। मैथ्यू उन दिनों बहुत धार्मिक था। हम स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करते थे और वह इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उनकी आत्माएं कहाँ हैं और क्या वह उन्हें फिर से ढूंढ पाएगा। जब मैं डर के मारे जाग गई तो मैथ्यू मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आया। क्या पिशाच बनने से पहले की रातें भी उसके बाद की रातों की तरह ही नींद रहित थीं? शरद ऋतु तक वह अधिक आशावान लग रहा था, लेकिन सर्दी कठिन थी, लोग भूखे थे और बीमारियां जारी थीं। मौत हर जगह थी। वसंत उदासी को दूर नहीं कर सका। फिलिप चर्च की प्रगति के बारे में चिंतित था और मैथ्यू ने पहले से कहीं अधिक मेहनत की। जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में वह चर्च की गुंबददार छत के नीचे फर्श पर पाया गया। उसके पैर और पीठ टूटी हुई थी। मैथ्यू के कोमल मानव शरीर को कठोर पत्थरों पर गिरते देखकर मैं अवाक रह गया। बेशक गिरने के बाद उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। यसब्यू ने धीरे से कहा, वह मरने वाला था। कुछ राजमिस्त्रियों ने कहा कि वो फिसल गया था। दूसरों ने कहा कि वह एक पल मचान पर खड़ा था और अगले ही पल चला गया। उन्हें लगा कि मैथ्यू कूद गया है और वे पहले से ही इस बारे में बात कर रहे थे कि उसे चर्च में क्यों नहीं दफनाया जा सकता, क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। मैं उसे मरने नहीं दे सकता था क्योंकि मुझे डर था कि वह नरक से बच नहीं पाएगा। वह ब्लैंका और लुकास के साथ होने के बारे में बहुत चिंतित था। वह अपनी मृत्यु तक ये सोचकर कैसे जा सकता था कि वो उनसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तुमने सही काम किया। चाहे उसकी आत्मा की हालत कैसी भी हो, मेरे लिए उससे दूर जाना असंभव था। उसके शरीर को टूटा हुआ और चोटिल छोड़ना अकल्पनीय था। अगर मेरा खून उसे बचा सकता था तो मैं उसका इस्तेमाल करता। क्या मैंने? यसब्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। फिलिप ने मुझसे कहा कि मैथ्यू को हमारे परिवार का सदस्य बनाना है या नहीं, यह मेरा फैसला था। मैंने अपने खून से दूसरे पिशाच बनाए थे और उसके बाद मैं दूसरों को भी बनाऊंगी। लेकिन मैथ्यू अलग था। मैं उससे प्यार करती थी और मुझे पता था कि भगवान मुझे उसे अपना बच्चा बनाने का मौका दे रहे हैं। उसे यह सिखाना मेरी जिम्मेदारी होगी कि दुनिया में एक पिशाच को कैसा होना चाहिए। क्या मैथ्यू ने तुम्हारा विरोध किया? मैंने खुद को रोक ना पाते हुए पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। वह दर्द से पागल हो गया था। हमने सभी को जाने के लिए कहा कि हम एक पादरी को बुलाएंगे। बेशक हमने ऐसा नहीं किया। फिलिप और मैं मैथ्यू के पास गए और समझाया कि हम उसे हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं, बिना दर्द के, बिना कष्ट के। बहुत बाद में मैथ्यू ने हमें बताया कि उसे लगा कि हम जॉन बैप्टिस्ट और धन्य माता हैं जो उसे उसकी पत्नी और बच्चे के साथ स्वर्ग ले जाने आए हैं। जब मैंने उसे अपना खून चढ़ाया तो उसे लगा कि मैं उसका अंतिम संस्कार करने वाला पादरी हूँ। कमरे में सिर्फ मेरी धीमी सांसें और चिमनी में लकड़ियों की चटचटाहट की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। मैं चाहता था कि यसाबेउ मुझे बताए कि उसने मैथ्यू को कैसे बनाया, लेकिन मैं पूछने से डर रहा था क्योंकि हो सकता है कि यह कुछ ऐसा हो जिसके बारे में पिशाच बात नहीं करते। शायद ये बहुत निजी था या बहुत दर्दनाक था। यसाबेउ ने जल्द ही बिना किसी संकेत के मुझे बता दिया। उसने मेरा खून इतनी आसानी से पी लिया जैसे कि वह जन्म से ही इसके लिए बना हो। उसने एक सरसराहट भरी आह के साथ कहा। मैथ्यू उन इंसानों में से नहीं था जो गंध या दृश्य से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं। मैंने अपने दांतों से अपनी कलाई खोली और उससे कहा कि मेरा खून उसे ठीक कर देगा। उसने बिना किसी डर के अपना उद्धार पी लिया। और उसके बाद मैंने फुसफुसाकर पूछा। बाद में वह मुश्किल हो गया, यसब्यू ने सावधानी से कहा। सभी नए पिशाच मजबूत और भूखे होते हैं, लेकिन मैथ्यू को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। वह पिशाच होने के कारण गुस्से में था और उसे भोजन की अंतहीन आवश्यकता थी। उसे संतुष्ट करने के लिए फिलिप और मुझे हफ्तों तक पूरे दिन शिकार करना पड़ा, और उसका शरीर हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बदल गया। हम सभी लंबे,
पतले मजबूत होते गए। मैं पिशाच बनने से पहले बहुत छोटी थी, लेकिन मैथ्यू एक पतले इंसान से एक दुर्जय प्राणी में विकसित हुआ। मेरा पति मेरे नए बेटे से बड़ा था, लेकिन मेरे खून के पहले प्रवाह में मैथ्यू फिलिप के लिए भी एक मुट्ठी भर था। मैंने खुद को मैथ्यू की भूख और गुस्से से पीछे न हटने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय मेरी आंखें उसकी मां पर टिकी रहीं। एक पल के लिए भी मैंने उसे जानने के खिलाफ अपनी आंखें बंद नहीं की। मैथ्यू को यही डर था कि मैं समझ जाऊंगा कि वह कौन था और वह अभी भी कौन है, और घृणा महसूस करूंगा। उसे किस बात ने शांत किया? मैंने पूछा। फिलिप उसे शिकार पर ले गया, यूसेबियू ने बताया। एक बार जब उसने सोचा कि मैथ्यू अब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नहीं मारेगा। शिकार ने उसके दिमाग को व्यस्त कर दिया और पीछा करने ने उसके शरीर को। जल्द ही उसे खून से ज्यादा शिकार की लालसा होने लगी, जो युवा पिशाचों में एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब था कि वह अब सिर्फ भूख का प्राणी नहीं था, बल्कि एक बार फिर से तर्कसंगत हो गया था। उसके बाद ये केवल समय की बात थी कि उसका विवेक वापस आ जाए और वह हत्या करने से पहले सोचना शुरू कर दे। फिर हमें बस उसके काले दौर से डरना था, जब उसे फिर से ब्लैंका और लुकास की कमी महसूस हुई और उसने अपनी भूख को कम करने के लिए इंसानों की ओर रुख किया। क्या तब मैथ्यू को किसी चीज से मदद मिली? कभी कभी मैं उसके लिए वही गीत गाती थी जो मैंने आज रात तुम्हारे लिए गाया था, और दूसरों के लिए भी। इससे अक्सर उसके दुख का जादू टूट जाता था। दूसरी बार मैथ्यू चला जाता था। फिलिप ने मुझे उसके लौटने पर उसका पीछा करने या उससे सवाल पूछने से मना किया। यूसेबियू की आंखें काली थीं जब वह मेरी ओर देख रही थी। हमारी नज़रों ने इस बात की पुष्टि की जिसका हम दोनों को संदेह था, कि मैथ्यू दूसरी महिलाओं के साथ खो गया था, उनके खून में सांत्वना ढूंढ रहा था और उन हाथों के स्पर्श की तलाश कर रहा था जो न तो उसकी मां के थे और न ही उसकी पत्नी के। वह इतना नियंत्रित है, मैंने जोर से सोचा, उसकी ऐसी कल्पना करना कठिन है। मैथ्यू को बहुत दुख होता है। इतना प्यार करना एक आशीर्वाद के साथ साथ बोझ भी है, क्योंकि जब प्यार चला जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। यूसेबियू की आवाज में धमकी थी। मेरी थोड़ी विरोध में ऊपर उठ गई, मेरी उंगलियां झंझना रही थीं। तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरा प्यार उसे कभी न छोड़े, मैंने कसकर कहा। और तुम ऐसा कैसे करोगे? यूसेबियू ने ताना मारा। तो क्या तुम पिशाच बन जाओगी और हमारे साथ शिकार में शामिल हो जाओगी? वह हंसी, लेकिन आवाज में न तो खुशी थी और न ही उल्लास। इसमें कोई शक नहीं कि डोमेनिको ने यही सुझाव दिया था। एक साधारण सा काटने से तुम्हारी नसों को खाली कर दिया जाएगा, हमारे खून को तुम्हारे खून से बदल दिया जाएगा। तब मंडली के पास तुम्हारे काम में दखल देने का कोई आधार नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने स्तब्ध होकर पूछा। क्या तुम नहीं समझ रहे हो? यूसेबियू ने गुर्राते हुए कहा। अगर तुम्हें मैथ्यू के साथ रहना ही है, तो हम में से एक बन जाओ और उसे और खुद को खतरे से बाहर निकालो। चुड़ैलें तुम्हें अपना ही रखना चाहेंगी, लेकिन अगर तुम भी पिशाच हो, तो वे तुम्हारे रिश्ते पर आपत्ति नहीं कर सकती। मार्थे के गले में धीमी गड़गड़ाहट शुरू हो गई। क्या मैथ्यू इसीलिए चला गया? क्या मंडली ने उसे मुझे पिशाच बनाने का आदेश दिया था? मैथ्यू तुम्हें कभी मंजसांग नहीं बना सकता, मार्थे ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। नहीं, यूसेबियू की आवाज में नरमी थी। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, उसे हमेशा नाजुक चीजें पसंद रही हैं। ये मैथ्यू के द्वारा छिपाए गए रहस्यों में से एक था। अगर मैं पिशाच होता, तो हम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और इसलिए मंडली से डरने की कोई वजह नहीं होती। मुझे बस कुछ और बनना था। मैंने इस संभावना पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम घबराहट या डर के साथ विचार किया। मैं मैथ्यू के साथ हो सकता था, और मैं शायद उससे भी लंबा हो सकता था। यूसेबियू ऐसा करेगी। जब उसने मेरे हाथ को मेरी गर्दन की ओर बढ़ते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन मुझे अपने सपनों पर विचार करना था, हवा और पानी की शक्ति का तो जिक्र ही नहीं करना था। मैं अभी तक अपने खून में मौजूद जादुई क्षमता को नहीं समझ पाया था, और एक पिशाच के रूप में मैं शायद कभी भी एशमोल 782 का रहस्य नहीं सुलझा पाऊंगा।
मैंने उससे वादा किया था, मार्थे ने कठोर स्वर में कहा। डायना को यहीं रहना चाहिए क्योंकि वह एक चुड़ैल है। यसाबेउ ने अप्रिय ढंग से अपने दांत हल्के से दिखाए और सिर हिलाया। क्या आपने ये भी वादा किया था कि आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड में वास्तव में क्या हुआ था? मैथ्यू की मां ने मेरी बारीकी से जांच की। जब मैथ्यू वापस आएगा तो तुम्हें उससे पूछना होगा। ये कहानी मुझे नहीं बतानी है। मेरे पास कुछ अन्य प्रश्न भी थे, जिन्हें मैथ्यू शायद इतना अधिक विचलित हो गया था कि उसने उन्हें सीमा पार नहीं चिन्हित किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्यों मायने रखता है कि प्रयोगशाला में घुसने की कोशिश किसी मानव ने नहीं बल्कि एक प्राणी ने की थी? जब तक यसाबेउ मेरे शब्दों पर विचार करती रही, तब तक वहां सन्नाटा छाया रहा। अंततः उसने उत्तर दिया, चतुर लड़की, मैंने मैथ्यू से वादा नहीं किया था कि वह आचरण के उचित नियमों के बारे में चुप रहेगा। उसने मेरी तरफ स्वीकृति के भाव से देखा। ऐसा व्यवहार प्राणियों के बीच स्वीकार्य नहीं है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह कोई शरारती दानव था जिसे इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं है कि उसने क्या किया है। मैथ्यू शायद उसे माफ कर दे। उसने हमेशा राक्षसों को माफ कर दिया है, मार्थे ने उदास स्वर में कहा। क्या होगा अगर यह एक डेमन नहीं था? अगर यह एक पिशाच था, तो यह एक भयानक अपमान का प्रतिनिधित्व करता है। हम क्षेत्रीय प्राणी हैं। एक पिशाच की तरह काम करता है, बिना अनुमति के किसी अन्य पिशाच के घर या जमीन पर नहीं घुसना चाहिए। क्या मैथ्यू इस अपमान को माफ करेगा? मैथ्यू के चेहरे पर उस समय के भाव को देखते हुए जब उसने कार पर मुक्का मारा था, मुझे संदेह था कि उत्तर यही था। शायद, यसाबेउ ने संदेह से कहा। कुछ भी नहीं लिया गया, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन यह अधिक संभावना है कि मैथ्यू किसी तरह का बदला मांगेगा। एक बार फिर मुझे मध्य युग में धकेल दिया गया, जहां सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना प्राथमिक चिंता थी। और अगर वह कोई चुड़ैल होती तो? उसने धीरे से पूछा। मैथ्यू की मां ने अपना मुंह फेर लिया। एक चुड़ैल के लिए ऐसा करना आक्रामकता का काम होगा। कोई भी माफी पर्याप्त नहीं होगी। खतरे की घंटी बज उठी। मैंने चादरें एक तरफ फेंक दी और अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकाल लिया। ये तोड़फोड़ मैथ्यू को भड़काने के लिए की गई थी। वह ऑक्सफोर्ड ये सोचकर गया था कि वह नॉक्स के साथ एक अच्छा सौदा कर सकता है। हमें उसे गर्म रखना होगा। यसाबेउ के हाथ मेरे घुटनों और कंधों पर मजबूती से टिके हुए थे, जिससे मेरी हरकत रुक गई। वह पहले से ही जानता है, डायना। ये जानकारी मेरे दिमाग में बैठ गई। क्या इसीलिए वह मुझे अपने साथ ऑक्सफोर्ड नहीं ले गया? क्या वह खतरे में है? बेशक वह खतरे में है, यसाबेउ ने तीखी आवाज में कहा, लेकिन वह इसे खत्म करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, वह करेगा। उसने मेरे पैरों को वापस बिस्तर पर उठा लिया और मेरे चारों ओर कंबल कसकर लपेट दिया। मैंने विरोध करते हुए कहा, मुझे वहां होना चाहिए। तुम कुछ नहीं बल्कि एक विकर्षण होगे। तुम यहीं रहोगे, जैसा उसने तुमसे कहा था। क्या मुझे इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है? मैंने सेपीटूर्स आने के बाद से ऐसा 100वीं बार पूछा। नहीं, दोनों महिलाओं ने एक ही क्षण में कहा। वास्तव में आपको पिशाचों के बारे में बहुत कुछ सीखना है, यसाबेउ ने एक बार फिर कहा, लेकिन इस बार वो हल्के अफसोस के साथ बोली। मुझे पिशाचों के बारे में बहुत कुछ सीखना था। यह मैं जानता था, लेकिन मुझे कौन सिखाएगा और कब?